परदेसियों से न अखियां मिलाना। हम जब भी हिंदी सिनेमा के हर दिल अजीज, सबके दुलारे और बेमिसाल मेल बैकग्राउंड सिंगर का नाम लेते हैं तो फौरन एक नाम हमारे मुंह से निकलता है, मोहम्मद रफ़ी। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है, अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है। रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज के मालिक थे जो गम और जुदाई के दर्द को भी मोती बना देती थी और रोमांस और खुशखबरियों को फूलों सा महका देती थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब ने अपने करियर की शुरुआत में सिंगिंग के साथ एक्टिंग में भी जलवा बिखेरने की कोशिश की थी। ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता, हाँ ये पर्दा भी। फिर ये क्यों हुआ कि रफ़ी साहब ऐसे सिंगर बने और आज भी ऐसे सिंगर माने जाते हैं जिनके जैसा बैकग्राउंड सिंगर आज तक नहीं हुआ, मगर एक्टिंग की उनकी पारी को कोई याद नहीं करता। तो आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि रफ़ी साहब ने किन फिल्मों में अभिनय किया, उनके किरदार कैसे थे और आखिर क्यों एक्टिंग की पारी उनकी लंबी नहीं चली। चलिए अपनी यादों को उस वक्त में ले जाते हैं जहां पर रफ़ी साहब सिर्फ एक्टर्स की आवाज नहीं बल्कि खुद भी एक एक्टर थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज। कोटला सुल्तान सिंह की गलियों में गाते गाते रफ़ी साहब लाहौर और लखनऊ होते हुए मुंबई पहुंचे तो उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला, उनका सबसे मनपसंद काम सिंगिंग और दूसरा एक्टिंग। उस दौर में ये दोनों काम एक ही हुआ करते थे, मतलब ज्यादातर एक्टरों को गाना आता था क्योंकि बैकग्राउंड सिंगिंग की फील्ड पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड नहीं हुई थी। हम जीते क्या करेंगे जब दिल ही टूटे। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहे। 1944 के आसपास रफ़ी साहब मुंबई पहुंचे। उस समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का दिल थी, लेकिन वहां जगह बनाना आसान नहीं था। रफ़ी साहब को मुंबई में जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि ना तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे और ना उनका नौशाद साहब के अलावा किसी और से परिचय था। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे वालिद का लखनऊ से लेटर लेके आए रिकमेंडेशन का। वो बहुत सादा मिजाज शख्स थे, लेकिन उन्हें शुरू में 2 वक्त की रोटी तक खाने लायक कमाई नहीं होती थी। वो काम के चक्कर में स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे, हर दरवाजा खटखटाते रहे। मोहम्मद रफ़ी से पहला वो कोरस गाना गवाया था जिसके 10 रुपए उनको मिले थे, फिर उनको और कोरस में गवाते रहे। शुरुआती दिनों में जब उन्हें गायक के रूप में पूरी पहचान नहीं मिली थी तब फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का प्रस्ताव भी आया और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उनका सपना था सिनेमा की दुनिया का हिस्सा बनना। रफ़ी साहब ने कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। आइए एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मों पर जहां उन्होंने एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। उनकी सबसे पहली फिल्म थी 1944 में आई गुलबलोच। इस ऐतिहासिक फिल्म में रफ़ी साहब ने एक मामूली सहायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था और डायलॉग भी 1-2 ही थे, मगर इस फिल्म में रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला तो सबका ध्यान उनकी गायकी की मिठास पर चला गया। पहला गाना लाहौर में गाया वो उसमें म्यूजिक था श्याम सुंदर जी। अच्छा। और मेरे साथ में जीनत बेगम ने गाया था। अच्छा। और पंजाबी में था गाना वो उसके बोलते सोनी नी हीरी नी तेरी याद ने आन सताया। इसके बाद उन्हें साल 1945 में दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था लैला मजनू। ये बॉलीवुड की फेवरेट लव स्टोरी है जिसमें रफ़ी साहब का ये रोल बेशक छोटा था, लेकिन इसमें उन्हें कुछ डायलॉग्स भी बोलने पड़े। मस्ताना हो गया मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो। इन 2 फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ और फिल्मों में कैमियो रोल किए और कई स्टेज शो में भी गाने गाए। लेकिन इन सब काम में एक बात साफ नजर आई कि रफ़ी साहब कैमरे के सामने वो जादू नहीं रच पाते थे जो बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर उनके गले से निकलता था। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा।
दरअसल रफी साहब स्वभाव से शर्मीले और धीमे बोलने वाले इंसान थे। कैमरे के सामने एक्टिंग करना उनका स्वभाव नहीं था। वो गाते वक्त जितनी सहजता से गाते उतना ही कैमरे के सामने उन्हें परेशानी होती। अगर होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में। इन्हीं दिनों में रफी साहब ने यह फैसला कर लिया कि उन्हें एक्टर नहीं बस सिंगर बनना है और केवल अपनी आवाज से ही दुनिया जीतनी है। फिर उनको और कोरस में गवाते रहे। फिर पहला सोलो गाना हमने उनको फिल्म दिल लगी गवाया था। तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया, इस दुनिया में है दिल वालों दिल का लगान। नौशाद साहब जैसे पारखी संगीतकारों को फौरन ये समझ में आ गया कि बॉलीवुड को सुपरस्टार सिंगर मिल गया है। भाई ये गायक में रेंज बहुत अच्छी है लेकिन एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ अभी तक। फिल्म बैजू बावरे में हमने फिर ओ दुनिया के रखवाले, यहाँ से रफी साहब का करियर रफ्तार पकड़ने लगा। बैजू बावरा उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा। बैजू बावरा में नौशाद साहब की कठिन और शास्त्रीय धुनों पर रफी साहब ने जिस दमदारी से गाने गाए, उसके बाद तो वो बैकग्राउंड सिंगिंग के बेताज बादशाह हो गए। मन तरपत हरिदर। जब रफी साहब बहुत व्यस्त सिंगर थे तो किसी ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आप एक बार फिर से फिल्मों में एक्टिंग करना चाहेंगे? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहचान मेरा चेहरा नहीं है बल्कि मेरी आवाज है। मैं अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहता हूं, एक्टिंग से नहीं। इससे जाहिर हो जाता है कि रफी साहब ने खुद भी महसूस कर लिया था कि उनकी असली दुनिया संगीत है, अभिनय नहीं। तो दोस्तों, भले ही मोहम्मद रफी एक्टिंग में कामयाब ना रहे हों, लेकिन बैकग्राउंड सिंगिंग ने उन्हें अमर बना दिया। अगर आपको रफी साहब की ये अनकही कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और शानदार यादों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।